बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा, आज हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर 2 जो है उसी को आगे लेकर चल रहे हैं और आज हमारा इस चैप्टर में छठा लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम एक टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, यानी एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसमें हम ये देखेंगे कि कंपोनेंट क्या होता है, इसमें हम ये देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, और इसमें एक फिनोमिना है जिसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, वो देखेंगे कि वो क्या होता है। तो चलें अपने लेक्चर को आगे। जी बच्चों, वेलकम बैक। अपने मेन बोर्ड की तरफ चलते हैं और ये सामने आप अपना मेन बोर्ड देख रहे हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया अपने लेक्चर का, यहाँ दोबारा से वही वाली चीज़ें हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स हमारे पास क्या हैं। एक है जी कि हम ये देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के कंपोनेंट से क्या मुराद है। फिर हम ये देखेंगे कि एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, यानी तोड़ा जा सकता है। और तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। बेटा, इस सब के लिए आपके पास जो प्रायर नॉलेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है, और ये काम हम किस मेथड के थ्रू कर सकते हैं, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन किया था पिछले लेक्चर में, मेरा ख्याल है थर्ड लेक्चर था, जिसमें हमने दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने का मेथड देखा था, और उस मेथड का नाम है हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा, ये आपका टॉपिक है जो हमने आज करना है। इसको थोड़ा सा आपने अटेंटिवली बैठ के देखना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जो आप करने लगे हैं। मैंने तकरीबन सारा ही बुक में जो जो चीज़ें आपको याद करने के लिए रिक्वायर्ड हैं या जो पेपर में लिखने के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सारी मैंने यहाँ पुट इन की हुई हैं। इसमें बारी बारी स्टेप वाइज हम लेकर चलेंगे। बेटा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेक्टर एडिशन की। देखिए, वेक्टर एडिशन क्या था। वेक्टर एडिशन में आप दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते थे और आपके पास क्या आता था, एक रिजल्टेंट। और ऐड करने का तरीका क्या है, सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे रखें, या फर्स्ट का हेड सेकंड की टेल के साथ मिलाएं, हेड टू टेल, इसी तरह करके रिजल्टेंट वेक्टर की मैंने आपको क्या पहचान बताई थी कि उसकी टेल से मिली होगी और हेड से मिला होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, अच्छा, ये था वेक्टर एडिशन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वेक्टर एडिशन करने के बाद ये जिन वेक्टर्स को ऐड किया था ये क्या है, और जो आंसर आया था ये क्या है, आप मुझे बताएं। जो आंसर आया था उसे हमने रिजल्टेंट का नाम दिया था ना, यानी दिस इज रिजल्टेंट। लेकिन जिन दो वेक्टर्स को ऐड किया था वो क्या होंगे। अब आप गौर करें, जिन दो वेक्टर्स को आपने ऐड किया था इनके मिलाने से रिजल्टेंट बना है। इसका मतलब है ये रिजल्टेंट के हिस्से हैं, और हिस्सों को बोलते हैं कंपोनेंट्स, यानी ए और बी क्या है, असल में आर के कंपोनेंट्स हैं। अब अगर मैं कंपोनेंट को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं किस तरह डिफाइन करूँगा। मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर मैं वेक्टर ए की बात करूँ तो वेक्टर ए वेक्टर आर का असर है, यानी इफेक्टिव वैल्यू है किसी एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसी तरह अगर मैं वेक्टर बी की बात करूँ तो वेक्टर बी भी वेक्टर आर का असर है इस डायरेक्शन में, यानी दोनों वेक्टर आर के लिए थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं।
और इस इफेक्टिव वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ये यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है, जो इधर आप देख रहे हैं, ये देखें, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। किसी भी दिए गए वेक्टर की किसी खास डायरेक्शन में जो इफेक्टिव वैल्यू है उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। एंड द कंपोनेंट्स, अब देखें हमने कौन से कंपोनेंट्स को डिफाइन करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को। ऐसे कंपोनेंट्स जिनका आपस में एंगल 90 डिग्री हो उनको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक हो गया। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे और उसके बाद ये बोल देंगे कि ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर हैं उनको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है जी। इसके बाद बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे लिखी हुई आपको नज़र आ रही है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। हम ये देखेंगे कि वेक्टर की रेजोल्यूशन से क्या मुराद है। व्हाट इज रेजोल्यूशन? देखिए वेक्टर एडिशन में आपने क्या किया था, वेक्टर एडिशन में आपने क्या किया था, आपने दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड किया और रिजल्टेंट हासिल किया, यानी कंपोनेंट्स ने मिलके क्या दिया, रिजल्टेंट। ये क्या है, वेक्टर एडिशन। व्हाट इज दिस, वेक्टर एडिशन। लेकिन अगर इस अकेले वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, क्या करें, अकेले वेक्टर को तोड़ दें उसके हिस्सों में, उसके कंपोनेंट्स में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये देखें आपके सामने ये सारी स्टोरी आ गई है। अगर हिस्से मिल के अकेला वेक्टर बनाएं तो उसे बोलते हैं वेक्टर एडिशन, और अगर अकेले वेक्टर को उसके हिस्सों में डिवाइड करें या स्प्लिट करें या तोड़ें तो इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है ये वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है। ये एक एमसीक्यू भी आता है, आपसे वो ये पूछेगा रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप कौन सी करेक्ट ऑप्शन करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, बच्चे इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि आपसे वो ये पूछता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, तो बच्चे आंसर कर देते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जो गलत तरीन आंसर है। ठीक है, इसमें आपने फिर ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर वो आपसे ये पूछे कि वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस कौन सा है, तो आप टक करके आंसर करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। गुड, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर मैंने आपको क्या बताया कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्या मुराद है। आप इसकी डेफिनेशन भी याद करेंगे। ये देखें, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप, स्प्लिटिंग अप का मतलब है तोड़ना, डिवाइड करना, अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ने का जो प्रोसेस है दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब इसमें हम बात करते हैं कि आज के टॉपिक में हमने करना क्या है। आज के टॉपिक में हमने एक वेक्टर फर्ज करना है जो प्लेन में है। आप जानते हैं प्लेन वाले वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी। तो फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर होगा जो प्लेन में है, उस प्लेन वाले वेक्टर को हमने क्या करना है, रिजॉल्व करना है या तोड़ना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ये हमारा आज का काम है। अभी तक हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिफाइन किया। दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को डिफाइन किया। तीसरे नंबर पे जो हमारा मेन काम है आज के टॉपिक का, वो हम करेंगे कि हम एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे या तोड़ेंगे। ठीक हो गया जी। ओके,
अब इसमें करना आपने क्या है, फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये देखें बेटा, फर्ज करें आपके पास एक वेक्टर है ए, दिस इज वेक्टर ए, और इसको हमने जाहिर किया हुआ है ओ पी लाइन से, और जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम फर्ज कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है, और इस वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, ये भी आपको सामने डायग्राम में नजर आ रहा है। अब करना क्या है, मैं दोबारा से यहाँ डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ये डायग्राम बनानी कैसे है। बेटा आपने ड्रॉ किया एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक वेक्टर आपने फर्ज किया वेक्टर ए, इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है थीटा, वेक्टर ए को हमने जाहिर किया हुआ है ओ पी लाइन से, ठीक है। अब देखें पहला स्टेप ये है कि आपने इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन यानी इसका साया लेना है एक्स एक्सिस पर, और दूसरा स्टेप ये है कि फिर आपने इसका साया लेना है वाई एक्सिस पे। इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप वेक्टर ए के हेड से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे और फिर सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वाई एक्सिस पे। बेटा आप जानते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि यहाँ भी 90 का एंगल बनना चाहिए और यहाँ भी 90 का एंगल बनना चाहिए। अब आपके पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ गए हैं, उनमें से जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आया है उसे m का नाम दे दें, और जो y एक्सिस पे पॉइंट आया है उसे n का नाम दे दें। अब इस तरह से आपके पास यहाँ पर 2 वेक्टर आ गए हैं, या असल में उसके प्रोजेक्शन आ गए हैं। वेक्टर a का जो x एक्सिस पे प्रोजेक्शन है उसको मैं ये ग्रे कलर की लाइन से जाहिर कर रहा हूँ, और इसका y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो ये है, ठीक है। अब जो x एक्सिस पे प्रोजेक्शन है इसको मैं जाहिर कर देता हूं a x के साथ, ऊपर वेक्टर का निशान, और जो y एक्सिस पे प्रोजेक्शन है उसे मैं a y के साथ जाहिर कर देता हूं और ऊपर वेक्टर का निशान। अब आप गौर करें, अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ पे बना दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका इक्वल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। अब आपने गौर से एक बात देखनी है कि इन 2 वेक्टर्स को अगर आप गौर करें, यहाँ हेड टू टेल रूल लग रहा है, ए एक्स का हेड ए वाई की टेल के साथ मिल रहा है, इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, और इनका रिजल्टेंट कौन सा है? इनका रिजल्टेंट है वेक्टर ए। सही है, ये इनका रिजल्टेंट हो गया, ठीक हो गया। इसका मतलब है ए एक्स और ए वाई ऐड हो रहे हैं और ए उनका रिजल्टेंट है, यानी ए एक्स और ए वाई वेक्टर ए के क्या है? कंपोनेंट्स। और ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका आपस में एंगल 90 है। इसका मतलब है हमने वेक्टर ए को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, यानी स्प्लिट कर दिया। सेम यही काम इस डायग्राम में हुआ है जो पहले से यहाँ बनी हुई थी। आपके सामने भी मैंने डायग्राम बना दी और पहले से भी यहाँ बनी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ ये सारी वही स्टोरी लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बोली है, ये सारी वही राम कहानी है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से एक दफ़ा पढ़ लेंगे, आपको आसानी से हो जाएगा। यहाँ मैंने बताया कि प्रोजेक्शन लेना है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा। ये भी मैं आपको कर देता हूँ, कर दूँ? ये देखें, अब चूंकि वेक्टर एडिशन यूज़ हो रही है, इसका मतलब है ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर, ये दोनों ऐड होंगे और रिजल्टेंट क्या होगा? ए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखें। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर मैं ये जो ए एक्स है, बेटा इसको ए एक्स कहा क्यों है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है।
इसे एक्स कंपोनेंट भी बोलते हैं। ये जो ए वाई है, इसे ए वाई क्यों बोला है, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग है और इसे वाई कंपोनेंट भी बोलते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को जाहिर करने का तरीका होता है उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ यूनिट वेक्टर। अभी मैं पीछे आपको करवा के आऊँ पिछली वीडियो में। तो ए एक्स की मैग्नीट्यूड लिख लें और इसके साथ यूनिट वेक्टर आएगा आई हैट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसी तरह ए वाई वेक्टर की जगह मैं ए वाई मैग्नीट्यूड और साथ जे हैट भी लिख सकता हूँ। तो सेम इक्वेशन 1 को मैंने इस तरह से लिख दिया इक्वेशन 2 की शक्ल में। सही है, यानी ए एक्स वेक्टर की जगह ए एक्स आई हैट और ए वाई वेक्टर की जगह ए वाई जे हैट मैंने लिख दिया। ये सारी स्टोरी आपके सामने आ गई। अब आ जाए नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने दोबारा से वही वाली डायग्राम फर्ज की है। ये देखें सेम डायग्राम है, बस आप गौर करें यहाँ पे आपको किसी का भी हेड नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि हम ट्रायंगल को सॉल्व करने लगे हैं और जब ट्रायंगल को सॉल्व किया जाता है तो ट्रायंगल की साइड्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड ली जाती है, यानी लंबाई ली जाती है। इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और एरो हेड यहाँ कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहे। ये आपके पास ट्रायंगल आ गई। इसमें आप देखें ए वेक्टर ए के ऊपर भी वेक्टर का निशान नहीं है, ए एक्स के ऊपर भी नहीं है, ए वाई के ऊपर भी नहीं है। यहाँ आप देखें थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी एम से लेके पी तक ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और थर्ड साइड ये जो है ये क्या है, हाइपोटेनस। ये मैंने तीनों साइड्स आपको बता दी। अब अगर आप यहाँ कॉस थीटा लेंगे तो वो क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेनस, और ये बन जाएगा बेस किसके इक्वल है, ए एक्स की मैग्नीट्यूड। यहाँ ए एक्स की मैग्नीट्यूड आ गई, हाइपोटेनस क्या है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, नीचे ए की मैग्नीट्यूड आ गई। इसको आपने रीअरेंज किया तो आपके पास ए एक्स मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गई, ए कॉस थीटा। इसमें ए क्या है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। सिमिलरली अगर वाई कंपोनेंट को हमने लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस साइन थीटा की इक्वल होता है। परपेंडिकुलर की जगह ए वाई आ गया, ये देखें परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई की मैग्नीट्यूड, और नीचे ए आ गया। इसको रीअरेंज किया तो आपके पास ये बन गया। अब इन दोनों ए एक्स की मैग्नीट्यूड और ए वाई की मैग्नीट्यूड, इन दोनों को हमने जो पीछे इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी यहाँ पे ए एक्स की जगह पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे ए कॉस थीटा और यहाँ पुट कर देंगे ए साइन थीटा, जो आपको ये नज़र आ रहा है। और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई। देखें इक्वेशन नंबर 1 भी आपको यही बता रही है कि आपने वेक्टर ए के 2 टुकड़े कर लिए हैं। इक्वेशन नंबर 2 भी आपको यही बता रही है और इक्वेशन नंबर 5 भी यही बता रही है कि हमने वेक्टर ए को रिजॉल्व किया है उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। बस इन इक्वेशंस को लिखने का अंदाज हमने चेंज किया है। ठीक है, तो ये था आपके पास टॉपिक का ये वाला हिस्सा। देखें यहाँ इस स्लाइड पे हमने क्या किया था, हमने वेक्टर ए को 2 कंपोनेंट्स बनाए थे, एक्स और वाई कंपोनेंट्स। यहाँ हमने क्या किया था, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 हमने कैसे बनाई थी, एक्स और वाई कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की शक्ल में लिखा। फिर हमने यहाँ क्या किया, ए एक्स की मैग्नीट्यूड और ए वाई की मैग्नीट्यूड को थीटा की शक्ल में लिखा, साइन और कॉस की फॉर्म में, और फिर हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। जी अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक के एंड की तरफ। अब देखें यहाँ आपको एक हेडिंग नज़र आ रही है, ये इस टॉपिक का दूसरा हिस्सा है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी अब हमने उल्टा काम करना है। पहले हमने क्या किया, वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। अब क्या करना है, वेक्टर को हासिल करना है। यानी आप ये समझ लें वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। किस वेक्टर की, वेक्टर ए की। यानी अब मैं वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का फार्मूला बनाऊंगा और डायरेक्शन का फार्मूला बनाऊंगा। देखें यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने के लिए सेम वही वाली ट्रायंगल कंसिडर की गई है, ये वाली। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये सामने आपको नज़र आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। हाइपोटेनस जो है इसकी जगह क्या आएगा,
ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बेस की जगह ए एक्स की मैग्नीट्यूड, परपेंडिकुलर की जगह ए वाई की मैग्नीट्यूड। तो ये हमने लिख दिया और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी ए एक्स की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वाई की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ऊपर स्क्वायर रूट। बेटा ये तो था ऐसा वेक्टर जो प्लेन में है उसकी मैग्नीट्यूड। अब हम बात करते हैं उसकी डायरेक्शन की। बेटा डायरेक्शन का मतलब होता है कि आपने एंगल थीटा निकालना है। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आपने वेक्टर ए का एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल थीटा निकालना है। देखें सेम वही वाली ट्रायंगल है, इसमें अब अगर मैं tan थीटा निकालूं, tan थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर की जगह ए वाई आ जाएगा और बेस की जगह ए एक्स आ जाएगा, जो यहाँ आपको लिखा नज़र आ रहा है। ठीक है, और फिर tan को दूसरी तरफ ले आएंगे और वो इन्वर्स हो जाएगा। ये आपके पास थीटा का फार्मूला आ गया। अब आप गौर कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि यहाँ tan ही क्यों लिया है, साइन या कॉस क्यों नहीं लिया, उससे भी तो थीटा आ सकता है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमने क्या करना था, हमने वेक्टर को हासिल करना था उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके, यानी एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स फार्मूला में होने चाहिए। इसलिए हमने tan थीटा लिया है ताकि परपेंडिकुलर और बेस यानी y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड और x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड दोनों हमारे फार्मूला में आ जाएं, और वो आपको ये नज़र आ रहा है कि दोनों आपके फार्मूला में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा अब मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। आपने क्या किया, शुरू में आपने वेक्टर a को लिखा उसके x और y कंपोनेंट की फॉर्म में। फिर आपने क्या किया, आपने इसकी शक्ल चेंज करके लिखी, यानी ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट। फिर आपने ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़ लिखी, ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। और अब आपने क्या किया, अब आपने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखा, ए एक्स की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वाई की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। और फिर आपने डायरेक्शन का फार्मूला लिखा, tan इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। ये है आपके आज के टॉपिक का निचोड़। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, इन तीनों इक्वेशंस में वेक्टर ए को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं एक्स और वाई कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके। यहाँ क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए की डायरेक्शन निकाल रहे हैं उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को यूज़ करके। ठीक है, अच्छा ये तो था प्लेन वाले वेक्टर के लिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसा वेक्टर जो स्पेस में है, फॉर वेक्टर इन स्पेस, उसके लिए ये फार्मूले लिखें, तो फिर वेक्टर इन स्पेस में कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे, 3। प्लेन के लिए 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बने, एक एक्स के अलॉन्ग एक वाई के अलॉन्ग, तो स्पेस के लिए 3 बनेंगे, एक एक्स के अलॉन्ग, एक वाई के अलॉन्ग और तीसरा जी के अलॉन्ग। फिर ये फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स आई हैट ए वाई जे हैट, और जी कंपोनेंट क्या आएगा, उसके साथ यूनिट वेक्टर क्या आएगा, के हैट। और तीसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है, इसकी मैग्नीट्यूड है, बाकियों की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वाई की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सबको ऐड करें और ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। बेटा ये वाली फॉर्म और ये एंगल 3D में या स्पेस के लिए आप फाइंड नहीं कर सकते, वो आपके सिलेबस से दूर की बात है। इसलिए आपने स्पेस वाले वेक्टर के लिए वेक्टर का फार्मूला और उसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला, ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर याद रखनी है। ठीक है जी, ये था आपका आज का लेक्चर। मैं इसको एक दफ़ा गो थ्रू करता हूँ ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकें। ये वाली स्लाइड, इसको जूम कर देता हूँ, फिर इस तरफ आ गए। यहाँ हमने ए एक्स और ए वाई की मैग्नीट्यूड को थीटा की फॉर्म में लिखा था, और फिर इधर आ गए वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का फार्मूला, और एंड पे थीटा निकाला।
और उसके बाद मैंने आपको पूरे लेक्चर का ओवरव्यू दिया कि आज के लेक्चर में हमने किया क्या है। ठीक है जी, तो ये था बेटा आपका आज का सारा लेक्चर। इसमें नेक्स्ट मुझे उम्मीद है कि आप वेट करेंगे अगली वीडियो का, और अपना ख्याल रखें, काम अच्छे से करते रहा करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।